नमस्कार, गुड मॉर्निंग। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। तो फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में तमाम देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। आपको अगले 1 घंटे तक देश दुनिया की हर बड़ी खबर अलग अंदाज में दिखाएंगे। बने रहिए साथ। और सबसे पहली खबर, बड़ी खबर जो है वो पटना से आपको बता दें। अस्पताल संचालिका की गोली मारकर वहां पर हत्या कर दी गई है। एशिया अस्पताल ये बताया जा रहा है जिसकी संचालिका सुरभि राज को गोली मार दी गई। तो हॉस्पिटल में एशिया हॉस्पिटल की संचालिका की जो डेड बॉडी थी वो उन्हीं के केबिन में खून से लथपथ मिली, जिसके बाद तुरंत उन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया, लेकिन तब तक उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, संचालिका को बदमाशों ने 5 गोली मारी है। पुलिस इस मर्डर के हर पहलू पर अभी फिलहाल जांच कर रही है। अस्पताल संचालिका की हत्या की वजह पुरानी रंजिश है या फिर वजह कोई और है, हत्या का क्या रहस्य है, इससे पर्दा उठना जरूरी है। एशिया हॉस्पिटल की संचालिका का नाम सुरभि राज है, जिनकी जो डेड बॉडी है उनके केबिन में खून से लथपथ मिलती है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। हत्याकांड की फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि हत्या का कारण क्या रहा। अटकलें लगाई जा रही है कि हो सकता है आपसी रंजिश हो। इस सबके बीच में जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं उनका भी बयान सामने आया है। और देखिए, यहाँ पर पुलिस के उससे जुड़ी जानकारी भी देंगे, लेकिन जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि अस्पताल संचालिका की जान का दुश्मन क्या कोई वाकई में हो सकता है। सर, यहाँ पे ट्रेनिंग चल रहा था नर्सिंग स्टाफ का, और यहाँ से नर्सिंग स्टाफ का एक कॉल मेरे पास आया कि मैडम का नीचे गिर गई हैं और क्या कहते हैं, पूरा उनके चेहरे पे खून है, नाक से मुंह से खून निकल रहा है। तो हम दौड़ते हुए जल्दी से आए। उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग मैडम को लेके गए आईसीयू में। हम ही लोग बोले कि अंदर ऐसा ना कोई हो तो थोड़ा देख लेते हैं। ऐसा हम लोग कुछ बातें कर रहे थे तो ये लड़का गया देखने के लिए, तो उस टाइम देखा कि मैम गिरी हुई थी। तब हम लोग गए अंदर, देखे तब तक फिर सर को फ़ोन किया, हम लोग लेकर गए वहाँ आईसीयू मैम को। और पुलिस के मुताबिक देखिए, हत्या के तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है और पुलिस के हाथ कुछ लीड भी लगे हैं। पुलिस का कहना है कि इन लीड से इस केस की गुत्थी को सुलझाया जा सकता है। आपको दिखाते हैं। ये एक एशिया हॉस्पिटल, उसमें डायरेक्टर है सुरभि राज, हस्बैंड रोशन। उनका गोली मार के हत्या करने के बारे में सामने आ रही है बात। तो पुलिस सूचना मिलके तुरंत पहुंच के जांच कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम भी कुछ सैंपल ले लिया गया। और जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ी हुई अगली खबर है, जो कि लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। उनके घर से कैश मिलने का पूरा मामला, और इस पूरे मामले में जस्टिस वर्मा को कोई न्यायिक जिम्मेदारी नहीं। कैश कांड के बाद में चीफ जस्टिस का ये आदेश सामने आया है। तो सुप्रीम कोर्ट की देखिए वो यहाँ पर लिया गया है। जस्टिस वर्मा पर लगे कैश कांड के आरोप के बीच में जस्टिस वर्मा को कोई भी न्यायिक जिम्मेदारी जो है वो अब नहीं दी जाएगी। और इस सबके बीच में कैश कांड के आरोपों की जांच चीफ जस्टिस की कमेटी करेगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को शामिल किया। यानी कुल मिलाकर कार्रवाई के लिए पूरी टीम बना दी गई है और जांच पड़ताल अब जोरों शोरों से शुरू की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ कैश एट होम का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में अब एक नया वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में 500 के नोटों के बंडल साफ देखे जा सकते हैं, जिन्हें काले रंग के एक पॉली बैग में भर कर रखा गया था। वीडियो में एक कर्मचारी जले हुए नोटों को स्लैब से साफ करते दिख रहा है और एक शख्स फोन से इस पूरी घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कैश एट होम केस में दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। इस जांच कमेटी की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू करेंगे। समिति में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस GS संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जज जस्टिस अनुज शिवरामन भी शामिल हैं। जांच के मद्देनजर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिया गया है कि वो जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई भी न्यायिक कार्य न सौंपे। में कोई निर्णय नहीं आ जाता। इस पूरे मामले में अब जस्टिस वर्मा का भी बयान सामने आया है। अपने बयान में जस्टिस वर्मा ने लिखा है कि मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ना तो मैंने और ना ही मेरे किसी परिवार सदस्य ने उस स्टोर रूम में कभी कोई नकद राशि रखी थी। ये विचार या सुझाव कि हम इस नकद राशि को एक खुले, स्वतंत्र रूप से पहुंच योग्य और सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले स्टोर रूम में रखेंगे, जो कि स्टाफ क्वार्टर या आउट हाउस के पास हो, पूरी तरह से हास्यास्पद और अविश्वसनीय है।
पारदर्शिता का पालन करते हुए इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट, जस्टिस यशवंत वर्मा का जवाब और इससे संबंधित दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। आपको बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर एक फायर फाइटिंग के ऑपरेशन के दौरान बड़ी मात्रा में कैश मिलने का दावा किया गया था। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान जस्टिस वर्मा शहर से बाहर थे। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जो क्लोजर रिपोर्ट है वो सीबीआई द्वारा दाखिल कर दी गई है। ये केस अब बंद कर दिया गया और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट सीबीआई ने दे दी। 14 जून 2020 को सुशांत राजपूत ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद तमाम जो आरोप थे वो उनकी गर्लफ्रेंड के ऊपर लगे थे, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती को लेकर सीबीआई लगातार जांच पड़ताल कर रही थी। लेकिन फिलहाल अपनी क्लोजर रिपोर्ट में रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दी गई है सीबीआई। बढ़ते हुए आगे अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। देश भर में मुस्लिम आक्रांताओं को लेकर लगातार जो आक्रोश है लोगों में वो देखा जा रहा है। लोग उनके नाम पर रखे गए स्थलों के नाम बदलने की बात भी कह रहे हैं। और अब देखिए, वाराणसी में ऐसे 50 मोहल्ले हैं जिनके नामों को बदलने की मांग यहाँ पर की जा रही है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट में। यूपी में भी औरंगजेब के नाम को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। वाराणसी में अब औरंगजेब के नाम पर बने मोहल्ले का नाम बदलने की मांग की जा रही है। हिंदू संगठन यहां औरंगाबाद मोहल्ले का नाम बदलने की मांग कर रही है, जिसके पीछे उनकी दलील है कि मुगल शासक औरंगजेब का नाम गुलामी का प्रतीक है और इसे हिंदू धर्म स्थलों के नाम से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मुगल आक्रांता औरंगजेब के नाम पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र में भले ही औरंगाबाद शहर का नाम बदल दिया गया हो, लेकिन देश में कई ऐसे हिस्से हैं जहां अभी भी औरंगाबाद समेत कई ऐसे नाम हैं जो गुलामी की प्रतीक की गवाही देते हैं। और उन्हीं में से एक है वाराणसी का ये औरंगाबाद मोहल्ला। जी हाँ, इस मोहल्ले की जो स्थापना थी सन 1669 के आसपास मुगल आक्रांता। कहा यह जाता है कि जब उसने काशी पर आक्रमण किया था और इसी दौरान उसने इस मोहल्ले में अपनी छावनी बनाई थी और तभी से इसका जो नाम है वो औरंगाबाद पड़ गया। हालांकि अब जो हिंदूवादी संगठन है वो इस मोहल्ले का नाम बदलने की कवायद शुरू उन्होंने कर दी है। उनकी ओर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि इस मोहल्ले का नाम बदला जाए, क्योंकि उनका ये तर्क है कि जो गुलामी की प्रतीक जो निशानियां हैं, जो नाम हैं, उनको बदलने का अब वक्त आ चुका है। वाराणसी में औरंगाबाद मोहल्ले का नाम अब हिंदू धर्म स्थलों के नाम पर करने की मांग की जा रही है और इसको लेकर विश्व वैदिक सनातन न्यास ने मेयर को चिट्ठी भी लिखी है। हिंदू संगठनों का कहना है कि वो अब इस देश में गुलामी के प्रतीकों को मिटाकर दम लेंगे। स्वतंत्र भारत में जितने भी गुलामी काल के चिन्ह हैं, उन चिन्हों को बदलने का समय आ चुका है। उसी क्रम में वाराणसी में औरंगाबाद, जो एक क्रूर शासक के नाम पर औरंगाबाद नाम रखा गया था, उस मोहल्ले का नाम हम लोग बदलना चाहते हैं और उसको बदलने के लिए महापौर जी को हमने एक ज्ञापन दिया है। इसके साथ साथ नगर आयुक्त को भी हमने ज्ञापन दिया, क्योंकि आताताइयों के नाम पर जो भी नाम हमारे नगरों के, शहरों के, जगहों के रखे गए हैं, उनको बदलना आवश्यक है। वाराणसी में सिर्फ औरंगाबाद मोहल्ला ही नहीं बल्कि खालिसपुरा मोहल्ले का भी नाम बदलने की मांग की जा रही है। हिंदू संगठन इस मोहल्ले का नाम ब्रह्मेश्वर महाल रखने की मांग कर रही हैं। सनातन रक्षक दल ने इसको लेकर निगम को चिट्ठी भी लिखी है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र हो या फिर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों और मोहल्लों के नाम बदलने को लेकर अब सियासत का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। अगर धर्मनगरी वाराणसी की बात करें तो वाराणसी के औरंगाबाद मोहल्ले का नाम बदलने की मांग उठी थी और अब धीरे धीरे वाराणसी के दूसरे जो मोहल्ले हैं, जो कहीं ना कहीं मुगल बादशाहों के नाम पर जिनके नाम रखे गए थे, अब उनको बदलने की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। फिलहाल देखिए, इस वक्त हम खालिसपुरा मोहल्ले के अंदर मौजूद हैं। ये वो क्षेत्र है जो कहीं ना कहीं जो बनारस की पहचान के तौर पे जाने जाने वाले दशाश्वमेध घाट हो, गणेश महल हो, देवनाथपुरा हो या फिर जो अगस्त्य कुंडा है, उनके बीच का ये क्षेत्र माना जाता है। धर्मनगरी काशी में हिंदू संगठन 50 से ज्यादा मोहल्लों का नाम बदलने की मांग कर रही हैं। हिंदू संगठनों का दावा है कि इन मोहल्लों के नाम गुलामी का प्रतीक चिन्ह है, इसलिए सरकार को जल्द से जल्द इन नामों को बदल देना चाहिए। और बड़ी खबर जो है वो आपको बता देते हैं। सपा सांसद रामजी लाल सुमन का विवादित बयान जो है वो सामने आया, जो उन्होंने राणा सांगा को लेकर दे दिया है। रामजी लाल सुमन ने संसद में न केवल ये बयान दिया बल्कि साथ साथ में हिंदुओं के अपमान करने का भी उनके ऊपर अब बड़ा आरोप लग रहा है। अब देखिए, इसके बाद लगातार उन पर निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है।
यूपी में बाबर और औरंगजेब पर लड़ाई अब राणा गई है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने विवादित बयान दिया है। बड़ी बात यह कि सांसद जी की तरफ से ये बयान देश की संसद में दिया गया। कैसे रामजी लाल ने संसद में ये विवादित बयान देकर सारी मर्यादाएं पार कर दी, आप खुद ही सुनिए। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। एमपी के सांसद राणा सांगा को गद्दार बता रही हैं और हिंदुओं को गद्दार की औलाद करार दे रही हैं। ऐसे में अब इस मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है और बीजेपी की तरफ से इस पर एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे हिंदुओं का अपमान करार दिया है। समाजवादी पार्टी ने फिर से अपना असली चेहरा और रूप दिखा दिया है। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को गद्दार की औलाद और गद्दार की श्रेणी में वीर देश के सपूत राणा सांगा को बदनाम करने का, उनके नाम को धूमिल करने का दुस्साहस किया है, ये केवल राजस्थान का राजपूत समाज का ये अपमान नहीं बल्कि हर एक हिंदू का अपमान है और सभी राष्ट्रवादी भारतीयों का अपमान है। रामजी लाल सुमन के विवादित बयान के बाद अब इसको विरोध प्रदर्शनों की तैयारी हो रही है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा आज आगरा में इसको लेकर प्रदर्शन करेगी, तो वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से सांसद की जीप काट कर लाने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की गई है। जो कल संसद में रामजी लाल सुमन द्वारा एक बयान दिया गया जो कि अपने आप को मुसलमानों का बहुत बड़ा देशी बताते हैं और हिंदुओं को गद्दार बताते हैं, ऐसे व्यक्ति को मैं एक बात कहना चाहूंगा, अपना डीएनए टेस्ट कराएं और सबके सामने साझा करें। और जो भाई जो सनातन हिंदू इनकी जो जीप काट के लेके आएगा उनको मैं 1 लाख रुपए नगद इनाम दूंगा। किसकी जीप काटने पर? रामजी लाल सुमन जो राज्यसभा सांसद हैं, उनकी जो जीप काट के लेके आएगा जो भी हिंदू भाई, मैं उनको 1 लाख रुपए इनाम के तौर पे दूंगा। रामजी लाल सुमन के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी एमपी सांसद की तरफ से दिए गए इस बयान का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या अब यूपी में राणा सांगा पर दिए गए इस विवादित बयान के बाद सियासी लड़ाई और तेज होने वाली है। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। और असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने एक बयान दिया है। उनके द्वारा कहा गया है कि सीए ओवैसी भ्रम फैला रहे हैं। शाहबुद्दीन रजवी ये कहते हुए भी नजर आए कि सीए के कारण कई मुसलमानों को नागरिकता मिली है और इसी वजह से गलत जानकारियां फैलाना बिल्कुल गलत है। सीए कानून को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि मुसलमानों पर बड़ा जुल्म किया गया है, तो ओवैसी साहब को समझना चाहिए कि यहाँ पर इस सीए कानून के तहत न जाने कितने लोगों को शहरियत मिली है और कुछ मुसलमानों को भी शहरियत मिली है, उनको भी नागरिकता मिली है। ये सरासर ओवैसी साहब की बकवास है और वो गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को। बेवजह किसी पर इल्जाम लगाना दुरुस्त बात नहीं है। अगली खबर आगरा से है, जहां पर बीच सड़क पर एक युवती बैठी और गुहार लगाने लगी। दरअसल पुलिस पर वो रिश्वतखोरी का आरोप लगा रही है। दरअसल युवती के साथ में छेड़खानी की जाती थी रोज, जिसके लिए शिकायत लेकर युवती पुलिस थाने भी गई, लेकिन एसएचओ ने उसकी नहीं सुनी और इसी को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगाती और कंप्लेन करती हुई युवती प्रोटेस्ट करते हुए बैठी। ये तस्वीरें जो हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिली। उन्होंने कहा कि शिकायत पर पुलिस केस दर्ज ही नहीं कर रही है, जो फरियाद वो लेकर पहुंचती है उसको सुना ही नहीं जा रहा है। वो मरना नहीं चाहती है, जीना चाहती है, उसकी मदद की जाए। पूरी खबर इस रिपोर्ट में दिखाएंगे आपको। मुझे मरने पे मजबूर कर रहे हैं, मुझे मरने पे मजबूर कर रहे हैं पुलिस। वो आदमी रोज मेरे कपड़े फाड़ता है, छेड़ता है मेरे साथ। मैं तंग आ गई लोगों। मोहब्बत की नगरी आगरा में इस बिटिया की गुहार किसी को भी झकझोर देगी। बीच सड़क पर यह युवती बिलख रही है, चिल्ला रही है, मदद की गुहार लगा रही है।
पुलिस पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा रही है, अपराधियों की मदद करने का इल्जाम लगा रही है। इस बिटिया की गुहार ने आगरा पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मुझे मरने पे मजबूर कर रहे हैं सचिन, मुझे मरने पे मजबूर कर रहे हैं पुलिस वो आदमी रोज मेरे कपड़े फाड़ता है, छेड़ता है मेरे साथ। मैं तंग आ गई लोगों से भीख मांग मांग के, मेरी मदद करो, मदद करो। मैं जीना चाहती हूँ, मरना नहीं चाहती हूँ। मेरी कोई नहीं सुन रहा, मेरी कोई नहीं सुन रहा। युवती चीख चीख कर मदद की गुहार लगा रही है। वो रो रो कर कह रही है कि जगदीशपुर पुलिस पैसे लेकर बैठी है, मुझे बचा लो। SHO जगदीशपुर मुझे मरने पर मजबूर कर रही है। वो आदमी रोज मेरे कपड़े फाड़ता है, छेड़ता है मेरे साथ। मैं तंग आ गई लोगों से भीख, मेरी मदद करो, मदद करो। मैं जीना चाहती हूँ, मरना नहीं चाहती हूँ। मेरी कोई नहीं सुन रहा, मेरी कोई नहीं सुन रहा। युवती छेड़छाड़ से परेशान है। युवती का आरोप है कि कोई बदमाश उसके साथ रोज छेड़खानी करता है, लेकिन पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। युवती का आरोप है कि उसकी शिकायत पर पुलिस केस भी दर्ज नहीं कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जैसे बदहवास हालत में यह युवती सड़क के बीचों बीच बैठकर मदद की गुहार लगा रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। उसके दर्द को समझा जा सकता है, उसकी लाचारी को देखा जा सकता है। सवाल पुलिस पर है कि आखिर युवती की फरियाद क्यों नहीं सुनी जा रही है। जो यूपी पुलिस छोटी छोटी बात पर बुलडोजर लेकर निकल पड़ती है, उसे क्या एक बिटिया की गुहार सुनाई नहीं देती? मुझे मरने पे मजबूर कर रहे हैं सचिन, मुझे मरने पे मजबूर कर रहे हैं पुलिस। वो आदमी रोज मेरे कपड़े फाड़ता है, छेड़ता है मेरे साथ। मैं तंग आ गई लोगों से भीख मांग मांग के, मेरी मदद करो, मदद करो। मैं जीना चाहती हूँ, मरना नहीं चाहती हूँ। मेरी कोई नहीं सुन रहा, मेरी कोई नहीं सुन रहा। और बिलखने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब देखना होगा कि इस युवती की गुहार हुक्मरानों के कानों तक कब पहुंचती है। उम्मीद है कि अब मामले के संज्ञान में आने के बाद यूपी सरकार और पुलिस जल्द ही बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आएंगे। सबसे पहले तो आगरा के जगदीशपुर थाने के थानेदार की भूमिका की जांच करनी होगी और उसके बाद उस आरोपी के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेना होगा, जिसकी वजह से एक मासूम युवती को सड़क पर चीख चीख कर अपनी मदद के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। और यूपी के मुजफ्फरनगर से लड़की के साथ में छेड़खानी करने का मामला सामने आया है, जहां पर आरोप लगा है अरीश शहजाद और वसीम के ऊपर। और पीड़ित परिवार यहां पर सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है कि जब छेड़छाड़ का विरोध किया गया तो उनके ऊपर, परिवार के ऊपर हमला कर दिया गया इन लोगों द्वारा। पुलिस भी इस मामले में कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। 11 नामजद लोगों के खिलाफ में FIR दर्ज की गई और अज्ञात लोगों के खिलाफ में भी FIR दर्ज की गई, कार्रवाई की जा रही है। और उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर एक्शन जो है वो लगातार यहां पर लिया जा रहा है। 13 अवैध मदरसे हरिद्वार में सील किए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये आंकड़ा अगर देखा जाए तो 132 मदरसे हो गए हैं। 132 मदरसों पर एक्शन लिया जा चुका है। शासन प्रशासन की टीमें लगातार अवैध मदरसों की रजिस्ट्रेशन की। और देखिए, जिन मदरसों के दस्तावेज, जब जांच यहां पर की जा रही है, पर्याप्त यहां पर दस्तावेज नहीं पाए जा रहे हैं, उन मदरसों को सील किया जा रहा है। कुछ मस्जिदें भी इन मदरसों के साथ में रडार पर है। पूरी खबर दिखाएंगे आपको। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर एक्शन जारी। प्रदेश में अब नहीं बचेगा कोई अवैध मदरसा। मदरसों पर एक्शन से तिलमिलाए कांग्रेस नेता। मदरसों को लेकर उमड़ा हरीश रावत का प्रेम। उत्तराखंड की धामी सरकार अवैध मदरसों के लिए लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। पहले काशीपुर में कई अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन के बाद अब हरिद्वार में भी अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है।
हरिद्वार के मक्सर के मख्याली इलाके में 2 मदरसों को प्रशासन की टीम ने सील कर दिया है। प्रशासन की टीम जब मौके पर पहुंची तो मदरसा संचालक रजिस्ट्रेशन का कागज नहीं दिखा पाए, जिसके बाद तहसीलदार ने एक्शन करते हुए मदरसों को सील कर दिया है। अचानक से मदरसे पे सील लगा के चले गए। कागजात के बारे में यह है कि अभी जिम्मेदार आएंगे, वो देखेंगे कागजात है कि नहीं है। मदरसे का कोई भी यहाँ फर्द मौजूद नहीं था, वो आए और दोपहर में यहाँ सील लगा के चले गए। केवल हरिद्वार जिले में ही अब तक 13 अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो चुकी है। एक तरफ जहां अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन जारी है, मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अवैध मदरसों के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। रावत ने कहा कि मदरसों पर एक्शन से पहले सरकार और प्रशासन को सोचना चाहिए। यदि छुपा करके कर रहा होता तो अवैध गतिविधि होती। वो तो कानून सम्मत तरीके से मान्यता चाह रहा है, सब कुछ करने के लिए तैयार है। तुम उन मान्यताओं पर 8 साल से बैठे हुए हो, तुम दे नहीं रहे हो मान्यताओं को। हरिद्वार से पहले काशीपुर में भी कई मदरसों पर एक्शन किया गया। अवैध मदरसे के खिलाफ एक्शन लिया गया। यहाँ भी दस्तावेज, जमीन और संचालन में गड़बड़ी पाई गई थी। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन जारी है। प्रदेश में अब तक 132 मदरसों को सील कर दिया गया है, जबकि कई मज़ारिम भी रडार पर हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के द्वारका से, जहां पर शूटर्स का एनकाउंटर किया गया। काला जठेड़ी गैंग की मुठभेड़ में एनकाउंटर किया गया है और 2 शूटर्स देखिए जिनको गोली यहां पर लगी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जो काला जठेड़ी गैंग के शूटर हैं अमित डागर और अंकित, इनकी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस टीम ने दोनों शूटर्स के पैर में गोली मारी और इनसे पिस्टल, कारतूस और स्कूटी भी बरामद हुई है। तो दिल्ली के द्वारका से खबर, पुलिस की टीम ने दोनों शूटर्स के पैर में गोली मारी, जिसके बाद में गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। काला जठेड़ी गैंग के ये दोनों शूटर्स फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और साथ साथ में पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया। सुपरहिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। बात करेंगे मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड की, जिसमें एक तरफ बेवफाई और प्यार का एंगल देखा जा रहा था, अब तंत्र मंत्र साधना का एंगल भी सामने आ गया है और ये कहा जा रहा है कि साहिल और मुस्कान ने सौरभ की बलि दी थी। और देखिए, साहिल और मुस्कान इस बलि के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि कर्ण पिशाचिनी को खुश करना चाहते थे और शायद ये वजह भी थी कि वो शव साधना के लिए उसके सिर और उसकी हथेलियों को साहिल के कमरे में ले गए थे। करना क्या चाह रहे थे, दिखाएंगे आपको पूरी खबर। सिर पर बड़े बालों का जूड़ा। साहिल शांत और गुमसुम सा रहने वाला। ना वो किसी से मतलब रखता, ना वो बाहर आता, ना अंदर जाता, अपने कमरे में पैक रहता था। वो किसी से बोलचाल नहीं, कुछ नहीं। 2-3 साल से थोड़ा कम ही दिखाई देता था। बाल भी बढ़ा लिए थे। मैंने कहा पता नहीं ये शिव जी भक्त बन गया है या क्या बन गया है, किस में हो गया। कमरे में कलाकारी या तंत्र मंत्र का जाल। ये तस्वीर आप देखिए। निश्चित तौर पर इस तस्वीर को देखकर अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि साहिल किस तरीके से अंधविश्वासी भी था। साहिल का साथ, मुस्कान का हाथ और फिर सौरभ का मर्डर। लेकिन क्यों? ऐसे में जिस तरीके से मुस्कान की मां का ये कहना है कि मुस्कान ने कुछ महीने पहले उससे कर्ण पिशाचिनी पूजा के बारे में भी पूछा था और कहा था कि नाना से वो इसके बारे में जानकारी हासिल करे। बेवफाई के धागों में कहीं तंत्र मंत्र का जाल तो नहीं? क्योंकि रात के 3 बजे बॉडी के सिर्फ और सिर्फ 3 हिस्सों को यहाँ से ले जाना, जबकि बॉडी के कई टुकड़े यहाँ पर किए गए थे, लेकिन 3 हिस्से जिसमें से सिर और दोनों हाथ का एक बैग में रख कर ले जाना और साहिल के घर पर ले जाना। क्या वहाँ कोई सिद्धि की गई थी? क्या कोई पूजा की गई थी? प्यार, शादी, बेवफाई और मर्डर। मेरठ की कातिल पत्नी मुस्कान की कहानी बीते कई दिनों से इसी फेर में फंसी है। लेकिन मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल का यूं हत्याकांड को अंजाम देना किसी डरावने मकसद की ओर इशारा जरूर कर रहा है। मुस्कान हत्या के पीछे कुछ तो है जो ये दोनों प्रेमी दुनिया से छिपा रहे हैं।
कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद मुस्कान साहिल के साथ इसी घर में आती है, यानी साहिल के घर पर आती है, उसके रूम पर आती है। और सूत्रों की माने तो बॉडी के कुछ पार्ट्स जो हैं वो भी वो अपने साथ लेकर आते हैं। यानी यहाँ पर वो पहुँचते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर वो कमरा है जहाँ पर साहिल जो है वो रहता है, और उसी कमरे में ये दोनों जाते हैं। उसके बाद पूरी रात यहाँ पर रहते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। पति सौरभ की हत्या के बाद बेवफा पत्नी आशिक साहिल के साथ उसके घर पहुंचती है। दावा है कि दोनों कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि के लिए इस तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया था। ऐसे में शक है कि सौरभ की हत्या के बाद उसके सिर और हाथों को अपने कमरे में ले जाने के पीछे सिद्धि करने का मकसद हो सकता है। सौरभ का कत्ल साहिल और मुस्कान इसी कमरे में करते हैं और उसके बाद लाश के टुकड़े किए जाते हैं। लाश के टुकड़े करने के बाद सिर और दोनों हाथ को एक बैग में रखकर ठीक यहीं से साहिल और मुस्कान जो हैं वो यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर साहिल के घर पर जाते हैं, जहाँ ये काफी समय तक रुकते हैं। ऐसे में अब इस वारदात के बाद एंगल सामने आ रहे हैं, जिसमें से ब्लैक मैजिक का एक एंगल जो है वो भी सामने आ रहा है। और इसके पीछे की जो वजह है वो साफ तौर पर जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए न सिर्फ मुस्कान जो है इसका पूरा ताना बाना बुनती है, वो साहिल को ये बताती है कि उसकी मरी हुई माँ उसके सपनों में आती है। वो बाकायदा स्नैपचैट पर उसकी मरी हुई माँ के नाम पर एक फेक आईडी क्रिएट करती है और उसे कहती है कि उसकी मरी हुई माँ संकेत दे रही हैं वध करने का, वो भी किसका, उसके पति सौरभ का। हालांकि पुलिस पक्के तौर पर तंत्र मंत्र वाले दावे पर मुहर नहीं लगा रही, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि मुस्कान कई बार सिंदूर से अजीबोगरीब बातें लिखा करती थी। वो कर्ण पिशाचिनी को खुश करने का तरीका जानने की कोशिश में लगी थी। अब इसका मकसद पति के मर्डर से जुड़ा था या कहानी कुछ और है, क्योंकि पुलिस का दावा है कि तंत्र मंत्र का जाल इसलिए बुना जा रहा है ताकि जांच को असल मुद्दे से भटकाया जा सके। ये मुस्कान ने पूरा प्लानिंग मुस्कान की थी। साहिल की माँ के नाम पे? हाँ, साहिल की माँ मर चुकी है। क्यों मर चुकी? साहिल की माँ के नाम पे नहीं था। जो मैसेज आते था, मैसेज में वो ऐसे दिखाती थी कि माँ अवतरित होके आई है, माँ बात कर रही है। हाँ, तो उससे ये कंट्रोल में रहता था। कुछ भी होता था कि माँ को, तो नवंबर के आसपास इसने ठाना कि मैसेज आया कि इसका वध करना है, पति का, सौरभ का। नवंबर से ये प्लानिंग कर रहे थे। उस समय ये जगह ढूंढ रहे थे कि मार के हम गाड़ेंगे कहाँ। मुताबिक मुस्कान पूरे प्लान के साथ अगर सौरभ हत्याकांड के स्क्रिप्ट पर काम कर रही थी, आशिकी के जाल में फंसा साहिल महज मोहरा भर था, तो क्या मुस्कान जैसा खुद को दिखा रही थी वो उसकी प्लानिंग का ही कोई हिस्सा था? उसको यहाँ पर भी रह के आजादी चाहिए थी कि मैं घूमूं फिरूं सड़कों पे, इधर इधर, वो चीज हमें पसंद नहीं थी और लड़के को भी इतनी पसंद नहीं थी। वो उसके कहने में उसे ले जाता था, करता था जब भी वो लड़ाई करती थी। उसके बाद जब से वो उनके घर जाने लगी है ना 3-4 महीने के बाद, उसके बाद से ही अपने माँ बाप के घर, जब इसे उसके जो है लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। तो धार्मिक प्रवृत्ति की थी क्या वो? नहीं, पूजा पाठ नहीं करती थी? नहीं, पूजा क्या, एक मंदिर का एक मूर्ति नहीं रखी हुई उसके कमरे में। उस ड्राइवर का कहना ये है कि उनकी मदर का कॉल आता था और वो लड़की गाड़ी में से उतर के 15-20 मिनट बाहर बात करती थी, साथ में वो लड़का भी बाहर उतरता था। तो क्या लड़की की मदर को नहीं पता था कि साथ में लड़का कोई दूसरा है? इसका तरह से कम्युनिकेशन है। सौरभ के परिवार और दोस्त के दावों पर यकीन किया जाए तो दामाद के कत्ल में मुस्कान का परिवार भी शामिल है, क्योंकि मर्डर के बाद साहिल के साथ हिमाचल टूर पर मुस्कान अक्सर अपनी मां से बात किया करती थी। यानी सौरभ के मर्डर की कहानी जितनी आसान और सुलझी हुई लग रही है, उससे कई ज्यादा राज और किरदार इसमें बाहर आना अभी बाकी है। साहिल का ये घर है और इसी के फर्स्ट मंजिल पर साहिल रहता था। अगर इस साहिल के कमरे की बात करें तो कमरे की दीवारों पर तमाम तस्वीरें आपको नजर आ जाएंगी। चूंकि इलाके के लोगों का भी यही कहना है कि वो शिव भगवान का भक्त था, तो उसके कमरे में भी शिव भगवान की तस्वीरें जो हैं वो बनाई गई हैं। इसके अलावा कई ऐसी तस्वीरें हैं जो कहीं न कहीं साहिल की मानसिकता कैसी थी वो साफ तौर पर बयां करती हैं।
इतना ही नहीं, पुलिस की पूछताछ में इन दोनों ने ये तंत्र मंत्र की बात भी बताई है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि ये सजा से बचने की प्लानिंग है। इन दोनों ने बाकायदा प्लानिंग की और साजिश के तहत ही सौरव को की हत्या की गई और हत्या करने के बाद लाश के टुकड़े किए गए। उसके बाद उसे इस तरीके से छिपाया गया ताकि उसकी बदबू बाहर ना आ सके और किसी को इस बारे में भनक तक न लग सके। फिलहाल दोनों पुलिस गिरफ्त में हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अनुमित शाह, टाइम्स नाउ, नव भारत, मेरठ।